अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसे हमेशा करता हूं, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आज 25 मई है। 25 मई को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। ऐसे उन्होंने उसको लॉन्ग मार्च का नाम तो नहीं दिया था, बस ऐसे कहा था कि कश्मीर रोड पे या श्रीनगर रोड पे 3 बजे दोपहर को हम सब इकट्ठे होंगे और फिर फैसला किया जाएगा। कल तक तो जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो खामोश रही। हमने पहले कल के प्रोग्राम में भी अपने नाज़रीन को बताया था कि शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से ये डिमांड की थी कि जितना उन्होंने इमरान खान को अपने दौर में सपोर्ट किया, अगर हमें उसका 30% भी सपोर्ट करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लगता है वहाँ से उनको हरी झंडी मिल गई, क्योंकि कल रात से शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के जो भी ओहदेदार थे उनके घरों पे छापे मारने शुरू कर दिए और उन्हें अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और हर जगह। लाहौर में तो एक नाखुशगवार वाक़या भी हुआ। बड़े दुख की बात है, एक ओहदेदार हैं पीटीआई के, नाम है उनका मेजर साजिद बुखारी। जब पुलिस उनके घर पे पहुंची तो कुछ अफसरान अंदर दाखिल हुए, सिपाही बाहर खड़े थे। तो वो साजिद बुखारी मेजर जो हैं वो ऊपर छत पे चले गए और वहाँ से उन्होंने नीचे खड़े हुए सिपाहियों के ऊपर गोली चला दी, जिसके नतीजे में एक सिपाही जिसका नाम कमाल अहमद है हलाक हो गया, बेगुनाह बेचारा मारा गया। उसके 5 बच्चे हैं, नौजवान था। ये जनाब शेख रशीद ने भी कहा था और फवाद चौधरी भी कहते रहे थे कि हमारा जो ये लॉन्ग मार्च है वो खूनी होगा। लग तो नहीं रहा था ऐसा, हमने सोचा था कि ये ऐसी गीडर बबकी है, लेकिन लगता है उनकी नीयत यही है पीटीआई वालों की कि अगर इमरान खान को वज़रात उज़्मा वापस न मिली तो वो पाकिस्तान को जला के राख कर देंगे। कल रात से पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है। जगह जगह हुकूमत के कारंदों ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं और पीटीआई के कारंदे आके वो रुकावटें हटा रहे हैं और पिच्ड बैटल जैसे बोलते हैं, यानी आपस में उनके जो है झगड़े चालू हो गए हैं। लाहौर में बत्ती चौक पे भी बाकायदा पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प हो गई। अभी और कितने आदमी मरेंगे या मरे हैं इसकी फ़िलहाल तो कुछ इसका पता नहीं है, लेकिन हालात बड़े ख़राब दिख रहे हैं। इमरान खान तो बड़े आराम से पेशावर में बैठे हुए थे, क्योंकि वो उनका अपना एरिया है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीन कोर कमांडर है और पेशावर में यानी मतलब KPK में पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो वहाँ आराम से बैठे हुए सुबह को वो हेलीकॉप्टर में, जो चीफ़ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर है उसमें आए सवाबी, फिर वहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया। अभी ताज़ा इत्तलात यही हैं कि हर जगह पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प हो रही है। अब उसके नतीजे में कितने जानी या माली नुकसान हुआ है ये तो शाम या रात तक पता चल सकेगा। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने
कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा, जैसा हमने कल अपने व्लॉग में बताया था अपने नाजरीन को, कि इमरान खान एक ट्रैप में फंस गए। उनको जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पेशावर में, एक फ़ोन आया था कि आप तारीख का ऐलान मत करें, क्योंकि अगर ये तारीख का ऐलान न करते तो शायद नून लीग या मतलब पीडीएम वाले जो मखलूत हुकूमत वाले हैं वो जल्द ही इलेक्शन कराने पे तैयार हो जाते और उसका तारीख का ऐलान भी कर देते। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन आया उसे, तो इसने जल्दी से, इमरान खान ने तारीख का ऐलान कर दिया 25 मार्च। तारीख का ऐलान कर दिया तो ख़ुद मैं तो मोहतरमा मरियम नवाज़ बोलती हैं कि हमारे नून लीग के अंदर भी दो विचार थे। कुछ लोग कहते थे कि हमें ये जो मलबा है इनका जो किया धरा है पीटीआई वालों का, वो अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, जैसा शेख रशीद ने भी कहा था। और कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, हमें डट के मुकाबला करना चाहिए और 15-17 महीना जितने भी बचा है इस टर्म में वो पूरे करके और अपनी कारस्तानी की बुनियाद पर लोगों के पास जाना चाहिए और वोट मांगने चाहिए। तो हकीकत में जैसे ही इसने अनाउंस की तारीख 25 मार्च की, तो उनका ये फ़ैसला पक्का हो गया कि नहीं, अब तो हम नहीं जाने वाले, अब तो हम ये 15 महीने रहेंगे ही रहेंगे। पीटीआई के एक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। उसने इसके ख़िलाफ़ किया था कि सरकार जो है वो पीटीआई के अहदेदारान को अरेस्ट कर रही है, तो आप ऐसा एक ब्लैंकेट हुक्म निकालिए कि उनको अरेस्ट न किया जाए। जिसके जवाब में जनाब जस्टिस अतर मिनाला ने उससे पूछा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ इस किस्म का आर्डर देने के लिए, आप एक हलफनामा दाखिल कर दीजिए कि कल के आपके लॉन्ग मार्च में एक भी जान ज़ाया नहीं होगी, किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा, मैं ये आर्डर निकालने को तैयार हूँ। उसके बाद जब उसने कहा कि नहीं जी जनाब, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता, तो जस्टिस अतर मिनाला ने कहा तो फिर मैं कैसे तुमको ये ऐसा आर्डर लिख के दे सकता हूँ कि किसी को भी अरेस्ट न किया जाए। अगर उनको लगेगा कि ये साहब जो है हमारे अमन अमान की सूरत हाल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, तो वो उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकते हैं। और जब भी अगर किसी को कस्टडी में लिया जाए तो आप फिर हमारे पास आ सकते हैं उनके लिए ज़मानत की दरख्वास्त देने के लिए। इस बात का भी जनाब राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ज़िक्र किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने इस किस्म की कोई भी यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया। इसका मतलब उनकी नीयत जो है पीटीआई वालों की वो यही है कि वो वायलेंस करना चाहते हैं, तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। कल सेनेट का इजलास हुआ। सेनेट के इजलास में गवर्नमेंट साइड यानी नून लीग या उनकी जो मखलूत हुकूमत है उनकी तरफ से क्वेश्चन आवर में ये डिमांड की गई कि या तो नैब को यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को वाइंड अप किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, या तो उसमें इतनी तरामीम की जाएं कि किसी भी बेगुनाह को न पकड़ें, क्योंकि गुज़रे 3.25 साल का उसका जो रिकॉर्ड है वो उसमें सिर्फ बदले की सियासत की वजह से वो इस्तेमाल होता रहा है एनएबी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जिसके जवाब में पीटीआई वालों ने एतराज़ किया और वो हाउस से वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों को कोई तकलीफ़ होती है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, और ये इमरान खान तो अपने आप को चैम्पियन कहते हैं इस्लामोफोबिया का। लेकिन जब चीन का जो एक सूबा है सिनकियांग या जिनजियांग, वहाँ पर
10 लाख मुसलमान री एजुकेशन सेंटर, वो हकीकत में जेल है वो, और उन पर बहुत मजालिम होते हैं वहाँ पर। कई को तो दाढ़ी रखने नहीं दी जाती, उनको नमाज़ पढ़ने तक की इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानियों की नज़र नहीं पड़ती। इतने तो ये सिलेक्टिव है इनकी आईसाइट कि चीन में अगर मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है तो वो दिखाई नहीं देता, बाकी फ़लस्तीन में हो, अमेरिका में हो, पेरिस में हो, और हिंदुस्तान तो ख़ास तौर पर वो देखते ही रहते हैं कि बस वहाँ पर कोई भी एक छोटी मोटी वारदात भी हो तो उसको बड़ा चढ़ा के बयान करेंगे, लेकिन सिंकियांग के बारे में कुछ। अभी वहाँ से कई तस्वीर वहाँ की आई हैं, अंदर से स्मगल होके बाहर निकली हैं कुछ, तकरीबन वो नंबर मैंने नहीं लिखा है इधर, लेकिन हाँ वो एक उसमें वीडियो है जिसमें एक चीनी अफसर हुक्म देता है कि जो कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करे उसको सीधे सीधे गोली मार दी जाए। यही हाल है चीन में मुसलमानों का, लेकिन पाकिस्तान है कि उसकी दिमाग पर जूं तक नहीं रेंगती। आजकल टोक्यो में क्वाड समिट हो रहा है। क्वाड 4 मुल्कों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड्रिलेटरल से ये लफ्ज़ निकाला गया। इसमें अमेरिका, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, ये 4 मुल्क शामिल हैं। और गुज़रे साल इनका जो मीटिंग हुआ था, समिट यानी चोटी कॉन्फ्रेंस, सरबराह कॉन्फ्रेंस, वो अमेरिका में हुआ था। इस साल जापान में टोक्यो शहर में हो रहा है। 2 रोज़ से चालू है। वहाँ पर प्रेस वालों से बात करते हुए जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने शायद ये यूक्रेन के मामले को ध्यान में रखते हुए एक बात तो खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अगर चीन ताइवान को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करेगा तो हम उसका मिलिटरीली मुकाबला करेंगे, यानी हम यूक्रेन की तरह खामोश नहीं रहेंगे और सिर्फ हथियारों की इमदाद तक इक्तफ़ा नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे उस जंग में शामिल हो जाएंगे। ये सीधी चीन को धमकी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि क्वाड के प्लेटफॉर्म से ये बयान देना लगता है कि ये क्वाड जो है ना, ये भी आगे चल के मिलिट्री पैक्ट बन जाएगा। गो के अभी नहीं है, अभी तो उन्होंने एक बनाया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ऐसा IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक IPEF, वो बनाया है उन्होंने। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि उसको मिलिट्री पैक्ट में बदल दिया जाए। और चीन और रूस के तैयारों ने जैसे ही क्वाड का कॉन्फ्रेंस चालू है उधर टोक्यो में, तो जापान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पे उड़ानें भरी, और जब ही फिर जापानी जहाज़ों ने उनको भगाया तो फिर वो निकल गए। तो ये लगता है दुनिया अभी 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है, एक ऑटोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं और जो दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। ऑटोक्रेटिक में ये चीन और रूस, कंबोडिया, लाओस, नॉर्थ कोरिया और ऐसे ममालिक आ जाएंगे। और डेमोक्रेटिक में अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड। अभी हिंदुस्तान का अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वो दोनों को संभाल रहा है, अमेरिका को भी, रूस को भी। आगे चल के शायद लगता है कि उसको अमेरिका का दामन थामना ही पड़ेगा। जैसे जो बाइडेन ने ये कहा कि अगर चीन ज़बरदस्ती ताइवान को अपने कब्ज़े में लेने की करेगा तो हम मिलिटरीली उसका मुकाबला करेंगे, तो जनाब बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बयान दे डाला कि चीन के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा और हम उसकी मुखालफत करेंगे। वाह जनाब वाह। आपको शायद नाज़रीन को इतना याद न भी हो, कुछ लोग छोटी उम्र के भी हो सकते हैं। 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ था, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था अल-कायदा की तरफ से, उस वक्त जॉर्ज W. बुश ने पाकिस्तान को धमकी दी थी
कि किसी ने जब उससे पूछा था कि ये अफ़गानिस्तान वालों का मतलब अलकायदा का बेस जो है अभी अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान उनकी पूरी सपोर्ट करता है, तो उस वक्त उसने कहा था कि देखें अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट नहीं करता तो हम उसे स्टोन एज में भेज देंगे। वो पाकिस्तानियों को मतलब याद करना चाहिए और ख़ास तौर पे जनाब बिलावल भुट्टो को, तो क्योंकि वो तो वज़ीर ख़ारजा हैं, इनका तो पहला काम है कि हिस्ट्री के ऊपर नज़र रखें और उसको न भुलाएं कि उसके मुज़म्मिर असरात कितने हो सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं अपने भाइयों और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि बराए करम जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।